स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने कई सारे बातों को इस चैप्टर से रिलेटेड जान रखा है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म का जो स्टडी है किस प्लांट में किया गया है, उस प्लांट का क्लासिफिकेशन। फिर हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर हम लोगों ने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिन्होंने भी इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिलेगा आपको लिंक। तो जल्द से जल्द उन सभी वीडियोज को देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आगे बहुत आसानी हो। आज हम लोगों को पढ़ना है इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या पढ़ना है भाई? इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भाई टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। ध्यान से देखिएगा भाई कि इंटेग्यूमेंट्स का नंबर ओव्यूल के ऊपर में कैसा है, इंटेग्यूमेंट्स है या नहीं है, इन सभी के बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप है भाई अपना एटेगमिक। क्या भाई? एटेगमिक ओव्यूल। ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। टेगमिक रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेग्यूमेंट्स को और ए बताता है नॉट। मैंने पहले भी कहा था कि जिस भी वर्ड के आगे में ए आ जाता है उसका मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल, मतलब जहां सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसे सेक्सुअल कहा जाता है। जैसे ही हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल, मतलब बता रहा है यहां पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। वैसे ही यहां पर भाई आगे में लगा हुआ है लेटर ए। क्या लगा हुआ भाई? ए। तो ए का मतलब क्या हो गया? नॉट। ए का मतलब क्या हो गया भाई? नॉट। मतलब ऐसे ओव्यूल जिनमें इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, जहां इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे भाई? इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। कहते हैं ऐसे कंडीशन में इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा सेंटेलम। क्या हो जाएगा भाई? सेंटेलम। चंदन के वृक्ष में अगर आप ओव्यूल को देखेंगे तो वहां ओव्यूल के ऊपर में इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाया जाता है, तो ऐसे ओव्यूल को नाम दिया गया है एटेगमिक ओव्यूल। क्या नाम दिया गया भाई? एटेगमिक ओव्यूल। नेक्स्ट अपने पास ओव्यूल है दूसरा यूनिटेगमिक ओव्यूल। ध्यान से देखिए भाई, नाम को, नाम से ही लगभग सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। कह रहा है यूनी। क्या कह रहा है भाई? यूनी। यूनी का मतलब क्या होता है? वन। जनरली अभी हम लोगों ने कल देखा था ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कि ओव्यूल के ऊपर में दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। पहला आउटर इंटेग्यूमेंट जो सबसे बाहर होगा और उसके अंदर इनर इंटेग्यूमेंट। कहते हैं कि यहां दो इंटेग्यूमेंट नहीं, सिंगल इंटेग्यूमेंट मिलेगा। कितना भाई? मात्र एक ही इंटेग्यूमेंट अगर देखने को मिलता है तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है यूनिटेगमिक। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे भाई? ओनली वन इंटेग्यूमेंट इज प्रेजेंट। सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट यहां मौजूद होता है। कितना इंटेग्यूमेंट भाई? सिर्फ और सिर्फ एक। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें जिम्नोस्पर्म्स। क्या हो जाएगा भाई? जिम्नोस्पर्म। देखिएगा भाई, समझिएगा, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है उसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और कुछ एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। अब बात करेंगे कि वो कौन सा एंजियोस्पर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जा रहा है, तो हम लोग आंसर देंगे गैमोपिटेली कंडीशन। क्या बोलेंगे भाई? गैमोपिटेली। अब भाई ये गैमोपिटेली क्या होता है? गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। क्या होता है भाई? फ्यूज्ड। और फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ऐसे
ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर के पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं भाई? जुड़े होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? गैमोपिटेली। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? फ्यूज्ड पेटल्स। मतलब ऐसे एंजियोस्पर्म जिनके पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं, उनमें यूनिटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है। मतलब ओव्यूल के ऊपर वहां एक ही इंटेग्यूमेंट देखने को मिलता है। तो ये था भाई अपना यूनिटेगमिक ओव्यूल। तीसरा टाइप है अपने पास बाइटेगमिक ओव्यूल। ध्यान से देखिएगा भाई, तीसरा मैं कौन सा बता रहा हूं? बाइटेगमिक ओव्यूल। ध्यान से देखिएगा, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। बाई, बाई का मतलब क्या होता है भाई? दो। मतलब ऐसे ओव्यूल जिनके ऊपर में दो इंटेग्यूमेंट्स पाया जाएगा। तो क्या लिखेगा भाई? टू इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट। कितना इंटेग्यूमेंट्स होगा भाई? दो इंटेग्यूमेंट्स होगा। एक आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरा कौन सा होगा भाई? इनर इंटेग्यूमेंट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिएगा भाई ध्यान से, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट प्लांट। क्या होगा भाई? मोनोकॉट। और दूसरा हो जाएगा पॉलीपिटेली। कौन सा हो जाएगा भाई? पॉलीपिटेली। अब ध्यान से देखिएगा भाई, मैंने यहां लिखा है पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली क्या बताता है? पॉलीपिटेली बताता है फ्री पेटल्स। क्या बताता है भाई? फ्री पेटल्स। मतलब जिसके पेटल्स आपस में जुड़े नहीं होते हैं। भाई ये दोनों ही एंजियोस्पर्म में आता है। ये जो मैंने पॉलीपिटेली कंडीशन लिखा है, ये पॉलीपिटेली डाइकॉट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? डाइकॉट। यहां जो मैंने गैमोपिटेली लिखा था, ये गैमोपिटेली भी क्या बता रहा है भाई? डाइकॉट। तो एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में क्या पाया जाता है भाई? यूनिटेगमिक ओव्यूल। और एंजियोस्पर्म के डाइकॉट पॉलीपिटेली वाले में कौन सा मिलेगा भाई? बाइटेगमिक ओव्यूल। अगर फ्यूज्ड पेटल है तो कौन सा मिल रहा है? यूनिटेगमिक। अगर पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं है तो कौन सा मिलेगा भाई? बाइटेगमिक। और मोनोकॉट में सिर्फ क्या मिलेगा? बाइटेगमिक। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। तो आंसर क्या देना भाई? तो हम लोगों को आंसर देना है बाइटेगमिक ओव्यूल। तो चलिएगा भाई, इसको भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। मोस्ट कॉमन ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। मेंशन कीजिएगा भाई कि सबसे कॉमन एंजियोस्पर्म में कौन सा ओव्यूल पाया जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर लगाइएगा आप लोग बाइटेगमिक। क्या लगाइएगा भाई? बाइटेगमिक। सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, तो आंसर लगाएंगे हम लोग बाइटेगमिक, जिसमें दो इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। क्लियर है भाई? अब चलिए भाई हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। कुछ स्पेशल टाइप देखते हैं हम लोग किसका भाई? इंटेग्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स की बात करेंगे, स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स कुछ ऐसे जिनसे क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, और मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिएगा इसको ध्यान से कि कुछ स्पेशल टाइप का इंटेग्यूमेंट, जिसमें मैं पहला बता रहा हूं एरिल। देखिए भाई, ये जो एरिल, ये जो 4 अक्षर का बना शब्द है, ये जो 4 लेटर का बना शब्द है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई किस फ्रूट में एरिल को खाया जाता है, तो हम लोग आंसर देते हैं लीची। पहले समझ लेते हैं कि ये एरिल होता क्या है। कहते हैं कि व्हेन इंटेग्यूमेंट्स, ध्यान से देखिएगा भाई, व्हेन इंटेग्यूमेंट डेवलप्स फ्रॉम फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओव्यूल। क्या कह रहा है भाई? कि जब इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है, कहां से भाई? फ्यूनिकल से। कहां पर? एट द बेस ऑफ ओव्यूल। तो ऐसे को हम लोग नाम देते हैं एरिल। अब कहते हैं ये आउटर या इनर इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये तीसरा ही टाइप का एक इंटेग्यूमेंट है। तो क्या कह रहे हैं भाई? व्हेन इंटेग्यूमेंट डेवलप्स फ्रॉम फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओव्यूल, इसे कहा जाता है एरिल। भाई ये किस प्लांट में मिलेगा? तो मैं एग्जांपल मेंशन कर दे रहा हूं। एग्जांपल हो जाएगा
लीची। क्या हो जाएगा भाई? लीची। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है कि किस प्लांट में एरिल इडेबल होता है, तो आंसर देंगे लीची। तो क्या लिखेंगे हम लोग लीची में भाई? एरिल इज एडिबल। कहते हैं यहां पर एरिल खाने योग्य होता है। कैसा होता है भाई? खाने योग्य। तो ये था भाई एक स्पेशल टाइप का जिसका नाम हम लोगों ने दिया है एरिल। क्या नाम दिया भाई? एरिल। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का नाम है कैरंकल। क्या नाम है भाई? कैरंकल। चलिए भाई, दूसरा टाइप अपने पास कैरंकल। अब ये कैरंकल क्या होता है? देखिए भाई, ये हमारे कार का अंकल नहीं है कैरंकल। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंटेग्यूमेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटेग्यूमेंट्स की। तो अगर हम लोग कैरंकल की बात करेंगे तो इसको देखिए भाई कैसे डिफाइन करते हैं। व्हेन इंटेग्यूमेंट्स डेवलप्स फ्रॉम आउटर इंटेग्यूमेंट ओवर माइक्रोपाइल। ध्यान से समझिएगा भाई कि जब इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है, कहां से भाई? आउटर इंटेग्यूमेंट से। कहां से? आउटर इंटेग्यूमेंट से। किसके ऊपर आ जाए डेवलप होके? माइक्रोपाइल के ऊपर। किसके ऊपर भाई? माइक्रोपाइल के ऊपर। ऐसे कंडीशन को नाम दिया जाता है कैरंकल। क्या नाम दिया जाता है भाई? कैरंकल। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केस्टर। कहते हैं इस केस्टर में कैरंकल का क्या काम है? तो कहता है केस्टर में ये जो कैरंकल है ये सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है भाई? सीड जर्मिनेशन। तो लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। बीज के अंकुरन में मदद करता है। कौन भाई? कैरंकल। ये कैरंकल है क्या कि जब आउटर इंटेग्यूमेंट ग्रो करे किसके ऊपर? माइक्रोपाइल के ऊपर, तो इसे क्या कहा जाता है भाई? कैरंकल। अब ये माइक्रोपाइल को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीजांड द्वार। तो ये था भाई अपने पास कुछ स्पेशल टाइप का इंटेग्यूमेंट्स। और भी होता है जैसे एरिलोड भी होता है। तो फिलहाल हम लोग दो ही लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सा? कैरंकल और दूसरा एरिल। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। ध्यान से देखिएगा भाई, अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। कि न्यूसेलस कितना है, ज्यादा है, कम है या नहीं है, इस बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ क्या देखेंगे भाई? ओव्यूल। क्या देखेंगे भाई? ओव्यूल। सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो सबसे पहला अपने पास आ जाएगा टेनुइसिलेट। देखिए भाई TENUINUCELLATE। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये टेनुइसिलेट होता क्या है, तो देखिए व्हेन लेस डेवलप्ड और सिंगल लेयर्ड न्यूसेलस इज प्रेजेंट। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ओव्यूल जहां लेस डेवलप्ड या फिर सिंगल लेयर्ड न्यूसेलस देखने को मिले, ऐसे ओव्यूल को कहा जाता है टेनुइसिलेट। क्या बोला जाता है भाई? टेनुइसिलेट। ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो देखिए भाई एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा डाइकॉट। क्या हो जाएगा भाई? डाइकॉट। अब हम लोग कहेंगे कि डाइकॉट में कौन सा, तो डाइकॉट में यहां कहेंगे हम लोग गैमोपिटेली। क्या कहेंगे भाई? गैमोपिटेली। अब ये गैमोपिटेली मैंने पहले भी बताया क्या होता है भाई? फ्यूज्ड पेटल्स। कैसे पेटल्स मिलेंगे? फ्यूज्ड पेटल्स। भाई ये डाइकॉट को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं? ये जो डाइकॉट है, ये डाइकॉट भी एंजियोस्पर्म में ही आता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि ऐसे ओव्यूल के बारे में बताइए या एग्जांपल बताइए जिनमें लेस डेवलप्ड या फिर सिंगल लेयर ऑफ न्यूसेलस पाया जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा क्या भाई? गैमोपिटेली, जो किसके ग्रुप में आता है? डाइकॉट। और ये डाइकॉट किस में आता है भाई? एंजियोस्पर्म में। अब नेक्स्ट है अपने पास दूसरा क्रेसिन्यूसिलेट। ध्यान से देखिएगा भाई,
दूसरा अपने पास है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस क्रेसिन्यूसिलेट। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं भाई, क्रेसिन्यूसिलेट। अब ये क्रेसिन्यूसिलेट क्या होता है, ऐसे ओव्यूल्स जिसमें न्यूसेलस मोर देन 1 लेयर्स में पाया जाए, मतलब न्यूसेलस एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई, क्रेसिन्यूसिलेट। चलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूं, व्हेन न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन मोर देन 1 लेयर्स। क्या कह रहे भाई, जब न्यूसेलस एक से ज्यादा लेयर में मौजूद हो तो ऐसे ओव्यूल को क्रेसिन्यूसिलेट कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में दीजिएगा पॉलीपिटेली। क्या दीजिएगा भाई, पॉलीपिटेली। अब फिर वही बात कि ये पॉलीपिटेली क्या है भाई, तो ये पॉलीपिटेली भी डाइकॉट में ही आता है। किस में आता है भाई, डाइकॉट में। और ये डाइकॉट किसके ग्रुप में आता है भाई, ये डाइकॉट भी किस में आता है, एंजियोस्पर्म में ही आता है। तो कहते हैं एंजियोस्पर्म के डाइकॉट के पॉलीपिटेली, मतलब क्या भाई, फ्री पेटल्स। फ्री पेटल्स वाले में कौन सा कंडीशन मिलेगा, क्रेसिन्यूसिलेट। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा मोनोकॉट। क्या हो जाएगा भाई, मोनोकॉट। ये मोनोकॉट भी किस में आता है, एंजियोस्पर्म में ही आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पर्मेटोफाइटा। चलिए मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा भाई ध्यान से। स्पर्मेटोफाइटा अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, स्पर्मेटोफाइटा, ये स्पर्मेटोफाइटा क्या बता रहा है, स्पर्म का मतलब होता है सीड। क्या होता है भाई, सीड। और इस एटो का मतलब होता है बियरिंग। क्या होता है भाई, बियरिंग। और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें सीड लगे होते हैं उसे कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। अगर स्पर्मेटोफाइटा की बात करेंगे तो आप इसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर स्पर्मेटोफाइटा की बात करें तो कितने ग्रुप में भाई, 2। एक तो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म और दूसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब मैंने बताया क्या होता है, सीड। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब मैंने क्या बताया भाई, सीड। तो जिनमें नेकेड सीड पाया जाएगा बिना कवर वाला उसे क्या कहेंगे हम लोग, जिम्नोस्पर्म। और जिसके ऊपर में कवर मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, एंजियोस्पर्म। और इसी एंजियोस्पर्म में हम पेटल्स के अकॉर्डिंग, पेटल्स के बेसिस पर इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो कॉटिलीडन्स के बेसिस पर, सॉरी मैंने पहले ही थोड़ा उल्टा कर दिया। तो एंजियोस्पर्म को किसके बेसिस पर भाई, कॉटिलीडन्स के बेसिस पर 2 पार्ट में किया गया, एक तो डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। कहते हैं अगर कॉटिलीडन्स का नंबर 1 हो तो मोनोकॉट, अगर 2 हो तो डाइकॉट। फिर डाइकॉट में ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक तो लिया गया है गैमो पिटेली और दूसरा पॉली पिटेली। मतलब जिनके पेटल्स फ्यूज्ड होंगे वो गैमोपिटेली और जिनके पेटल्स फ्री होंगे वो पॉलीपिटेली। तो भाई इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। और एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कि ओव्यूल कई तरीके के होते हैं। अगर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर बात करेंगे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में जो दिया है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या दिया भाई, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल किसको कहते हैं भाई, इनवर्टेड ओव्यूल को कहते हैं। किसको कहते हैं, इनवर्टेड ओव्यूल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपको रेफरेंस बुक में कई और तरह के ओव्यूल्स मिलेंगे, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को याद रखना है इनवर्टेड ओव्यूल को ही क्या कहा जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल भी कहा जाता है। चलिए भाई अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। अब भाई सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या। तो नाम से क्लियर हो रहा है भाई, सबसे पहला वर्ड है यहां मेगा स्पोर। क्या दिया हुआ भाई, मेगा स्पोर। और ये जेनेसिस का मतलब क्या होता है भाई, फॉर्मेशन। मतलब साफ साफ है
कि मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा भाई? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यहां मेगा स्पोर कौन हो जाएगा भाई? एक सेल की बात करी जा रही है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नॉन एज क्या भाई? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये तो भाई सस्ता सा डेफिनेशन हो गया। हम लोगों को इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना है। जिन्होंने भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ लिया है उनके लिए ये प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। मैं उस वीडियो के लिंक को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, और पहले आप लोग इसको देख लीजिए। इसको अगर देख लेता है तो वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने वो देख रखा है उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए भाई प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोसेस को हम लोग पूरा कंप्लीटली डायग्रामेटिकली समझेंगे, ताकि हम लोगों को एकदम विजुअलाइज हो पाए कि कैसे हो रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिएगा भाई, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंजेज है, बाकी बहुत कुछ यहां सिमिलर भी देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग वाला सभी सिमिलर है, फिर लेटर ऑन हम लोगों को थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए भाई देखते हैं इसको। ये अपने पास यहां पर प्लासेंटा है भाई। ये नीचे से मैंने क्या बनाया हुआ है? प्लासेंटा। इस प्लासेंटा के ऊपर मौजूद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद तो होगा ही आप लोगों को कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। ऐसे टिश्यू जिनमें सेल्स डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं उसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहते हैं ये क्या बना दिया भाई हम लोगों ने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, देखिएगा भाई, दिख रहा है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहते हैं कि इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ सेल, यहां पर एक सेल बदल जाता है आर्चीस्पोरियल सेल। किसमें डेवलप हो जाता है भाई? आर्चीस्पोरियल सेल में। चलिए मैं फिर से एक फिगर बना दे रहा हूं यहां पर, और इसमें डेवलप क्या हो गया भाई? आर्चीस्पोरियल सेल। बाकी मैं इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वापस भर दे रहा हूं। ये भर गया भाई किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और इसमें डेवलप हो गया है क्या? आर्चीस्पोरियल सेल। ये क्या बना दिया भाई हम लोगों ने? आर्चीस्पोरियल सेल। और ये जो बाहर से लेयर दिख रहा है ये क्या होगा भाई? एपिडर्मिस, क्योंकि बाहर में हमेशा ही क्या बनता है भाई? एपिडर्मिस। अब हमारे पास डेवलप हो चुका है आर्चीस्पोरियल सेल, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है भाई? डिप्लॉयड 2L। अब इस आर्चीस्पोरियल सेल से हम लोग समझते हैं, यहां तक तो कंडीशन सेम ही है। अब हम लोग यहां पर स्पेशली क्या देखें भाई? प्लासेंटा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ओवरी में ओव्यूल क्या चीज से अटैच होता है भाई? अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज प्लासेंटा। ठीक है, अब हम लोग यहां से ज्ञान स्टार्ट करेंगे आर्चीस्पोरियल सेल से। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप लोगों को फिगर थोड़ा क्लियर हो पाए इसलिए। चलिए भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां से आर्चीस्पोरियल सेल से। ये देखिए भाई आर्चीस्पोरियल सेल। कहते हैं इस आर्चीस्पोरियल सेल में, दिख रहा है भाई सभी को? इस आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। याद कीजिए, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है भाई? ऐसा डिवीजन जो एपिडर्मिस के पैरेलली हो रहा हो, उस डिवीजन को पेरिक्लाइनल डिवीजन कहा जाता है। कहते हैं कि जब आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है तो ये आर्चीस्पोरियल सेल दो सेल में डिवाइड कर जाती है। चलिए भाई हम लोग भी इसको दो सेल में डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2। ध्यान से देखिएगा भाई, कितने सेल में डिवाइड हो गया? 2। ऊपर वाले सेल को कहते हैं
अब ये जो नीचे की तरफ अंदर की तरफ जो दिख रहा है इसे नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और ये सेल भी डिप्लॉयड होती है। अब इन दोनों से क्लियर इतना तो हो जा रहा है कि ये स्पोरोजिनस है तो ये स्पोर बनाएगा, तो भाई ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल बचा हुआ है ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? कहते हैं ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्मेशन करता है और भी ढेर सारे न्यूसेलस का। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई? न्यूसेलस का। ध्यान से याद रखिएगा, क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? न्यूसेलस। समझिएगा भाई कि ये जो अपने पास प्राइमरी पैराइटल सेल है ये न्यूसेलस का फॉर्मेशन कर देता है और हमारे पास बचा रह गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब कहते हैं ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अब डेवलप होगा और ये बिहेव करेगा एज एमएमसी। तो चलिए भाई हम लोग प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की बात कर रहे थे, ये किसके जैसा एक्ट करेगा? एक्ट्स एज एमएमसी। अब ये एमएमसी यहां क्या हो जाएगा भाई? वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहां हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। क्या हो जाएगा भाई? मेगास्पोर मदर सेल। कहते हैं यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अब किसके जैसा एक्ट करेगा? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब वापस से मैं इधर से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि चलिए भाई ये अपने पास एक बन गया, देखिए मैं इसे सेंटर पर ले आ रहा हूं, एमएमसी। क्या बन गया भाई? एमएमसी। ये भी डिप्लॉयड होती है। क्या होगी भाई? डिप्लॉयड। अब मैंने इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को जो कि अब एमएमसी के जैसा एक्ट करेगा उसे ले आया है कहां पर भाई? सेंटर पर। चारों तरफ से भरा पड़ा मिलेगा हम लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या भरा पड़ा मिलेगा भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भर दिया हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और बीच में अपने पास क्या है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब जरा कहानी को याद कीजिए, मैंने कहा था कि जब भी नाम में मदर लगे, क्या लगे भाई? मदर, वहां पर कराना है मियोसिस। क्या कराना है भाई? मियोसिस। तो यहां पर भी देखिए नाम में लगा हुआ है मदर, मेगास्पोर मदर सेल, तो हम लोग भी क्या कराएंगे यहां पर? मियोसिस। क्या करा देंगे भाई? मियोसिस। तो चलिए हम लोग यहां करा देते हैं मियोसिस। क्या करा देंगे भाई? मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होगा एज अ रिजल्ट कितने सेल बनते हैं बताइए? जैसे ही मियोसिस होगा 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। कितने सेल का भाई? 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। चलिए मैं भी 4 सेल का फॉर्मेशन कर देता हूं, 1 2 3 और 4। अब ये बताइए कि यहां जो 4 सेल बना ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड भाई? ये सभी सेल क्या होंगे? ये सब के सभी सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड। क्योंकि जब भी मियोसिस होता है जो बनने वाला सेल होता है वो कैसा होता है भाई? हैप्लॉइड होता है। तो अपने पास बन गया 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। क्या बन गया भाई? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब ये हैप्लॉइड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? एन। क्या लिखेंगे? एन। ध्यान से देखिएगा कि जब मियोसिस हुई तो 4 सेल बना और सबका सब क्या है भाई? हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। इस सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? मेगास्पोर। क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर। अब कहते हैं कि इन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाता है। इन 4 में से 3 क्या हो जाएगा भाई? डीजेनरेट। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप में दिखाते हैं इसको। इन 4 में से 3 क्या हो जाएगा भाई? डीजेनरेट। देखिए तो चलिए हम लोग बना देते हैं ऐसे ही। 3 तो क्या हो गया भाई? डीजेनरेट। और एक क्या रह गया? फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान से देखिएगा भाई ये क्या है? हैप्लॉइड। कहते हैं 3 मेगास्पोर तो डीजेनरेट कर जाता है जबकि एक बचा रह जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। कैसे डिवीजन भाई? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस वाले फिगर को मैं वापस यहां से बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए कि ये जो अब अपने पास एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया है। क्या रह गया भाई? एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या है अपने पास? फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर
पर होती है FND। क्या होती है भाई? FND। अब ये FND क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है भाई? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है? कहते हैं यहां न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में कोई डिवीजन नहीं होता है। FND का मतलब समझ ले भाई, जब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई? FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये भाई अपने पास क्या था? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब जैसे ही ये डिवाइड करेगा, बताइए भाई कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा? टोटल 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा भाई कैसे, 1 और 2। कहते हैं कि ये FND वापस से रिपीट होगा। ये FND क्या होगा भाई? वापस से रिपीट होगा। तो जैसे ही FND रिपीट होगा, यहां पर बताइए कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 था तो 2 से बढ़कर अब कितना हो जाएगा भाई? 4। कितना हो जाएगा? 4। कहते हैं FND वापस से एक बार रिपीट होगा। चलिए हम लोग फिर से रिपीट करा लेते हैं। FND मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, यहां वापस से कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा? 4। तो सबसे एक का फॉर्मेशन होगा, तो कितना हो जाएगा भाई? टोटल 8 न्यूक्लियस। कितना न्यूक्लियस हो गया भाई? 8। क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो अंदर में बढ़ भी क्या रहा है भाई? न्यूक्लियस। अभी टोटल न्यूक्लियस देखिए भाई कितना हो गया? 8। अब क्या ये 8 न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं। कहते हैं इन 8 न्यूक्लियस का अब होता है रीअरेंजमेंट। क्या होगा भाई? रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखिए, अब 8 का होगा रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है भाई? रीअरेंजमेंट का मतलब कि 3 उधर की ओर चला जाएगा और 3 कहां जाएगा भाई? नीचे की ओर। ध्यान से देखिएगा, 3 ऊपर की ओर चला जाएगा और 3 कहां चला आएगा? नीचे की ओर। तो रीअरेंजमेंट के बाद देखिए भाई 3 कहां चला जाएगा? यहां जैसे ही रीअरेंजमेंट होता है, 3 न्यूक्लियस ऊपर की ओर चला जाता है, 3 न्यूक्लियस नीचे की ओर चला जाता है, जबकि 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाता है। अब यहां पर भाई देखिए क्या होता है कि जब ये अरेंजमेंट हो जाता है, तो इस अरेंजमेंट के बाद होती है साइटोकाइनेसिस। क्या होती है भाई? साइटोकाइनेसिस। तो रीअरेंजमेंट के बाद मैंने बताया साइटोकाइनेसिस होती है। मैं उस फिगर को वापस से इधर बनाकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए भाई 3 ऊपर चला गया है, 3 नीचे चला गया, 2 न्यूक्लियस बीच में। अब इस पर होती है साइटोकाइनेसिस। क्या होती है भाई? साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म में डिवीजन। जैसे ही साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो जाएगा, यहां पर अब होगा सेल्स का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा भाई? सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जो ऊपर की ओर 3 न्यूक्लियस था, ये बना देता है एग सेल। क्या बनाएगा भाई? एक तो बन जाएगा एग सेल जो कि हैप्लॉइड होता है, और 2 बना देगा साइनर्जिड सेल। ये 2 क्या बन गया भाई? साइनर्जिड सेल। इसको हिंदी में सहायक कोशिका कहते हैं। ये भी हैप्लॉइड होती है। नीचे में जो 3 है, ये बनाता है क्या? एंटीपोडल सेल। ये 3 क्या बना है भाई? एंटीपोडल सेल। और ये भी क्या होती है? हैप्लॉइड। और 2 बीच में बचा रह गया पोलर न्यूक्लियाई। क्या बचा रह गया भाई? पोलर न्यूक्लियाई। इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले अपने पास आर्चीस्पोरियल सेल था। ये आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो यहां 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में भाई क्या होती है? प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चलकर न्यूसेलस बना देता है, और जो अपने पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये किसके जैसा एक्ट करेगा? मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें होती है मियोसिस, तो इससे बन जाएगा 4 मेगास्पोर। 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाता है, बचा रह जाता है 1 मेगास्पोर। अब ये 1 मेगास्पोर में होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो इससे भाई कितने न्यूक्लियस कितना न्यूक्लियस मिलेगा हम लोगों को? 2। फिर कहते हैं फिर वापस से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो कितना न्यूक्लियस? 4। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो कितना न्यूक्लियस? 8। जब ये 8 न्यूक्लियस बन जाता है, तब यहां होता है साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या हो जाएगा भाई? सेल का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन।
इसके पहले हम लोगों ने कराया था बस रीअरेंजमेंट, जिससे 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया और बीच में क्या रह गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब कहते हैं ऊपर के बने सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, साइनर्जिड सेल और एग सेल, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं भाई, एग एपरेटस। और नीचे बीच वाला हो गया पोलर न्यूक्लियाई और नीचे वाला क्या हो गया भाई, एंटीपोडल सेल। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। आप लोगों के लिए भाई होमवर्क है, आप लोग अगर इसे समझ गए तो एक चार्ट पर इसे प्रिपेयर करने का कोशिश कीजिए, जहां कि ये पूरा प्रोसेस एक पेज में ही दिख जाए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का भी कर सकते हैं। फिर हम लोग कल देखेंगे भाई बाकी बातें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।